गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया हूँ। स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 29 मार्च से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें के करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है और वो किस ग्रह से संबंधित है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह बृहस्पति का एक उपग्रह है। ठीक है, तो बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड जो कि बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, साथ ही साथ ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसकी खोज देखिए गैलीलियो गैलीली के द्वारा 7 जनवरी 1610 में की गई थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए दूसरे क्रम का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वह है टाइटन जो कि किस ग्रह का है, तो ये शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और ध्यान रखिएगा, शनि के पास वर्तमान में सर्वाधिक जो है उपग्रह है, तो शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है इस समय देखा जाए 82। ठीक है, इसके पहले जो है बृहस्पति के पास सर्वाधिक उपग्रह था, लेकिन हाल फिलहाल की खोज में जो है शनि जो है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो वो है मिरांडा जो कि किस ग्रह से संबंधित है, यूरेनस से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आज के सेशन पे और सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। और हमारा जो प्रश्न है पहला कि निम्नलिखित में से किसे रक्षा मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो विनोद जी खंडारे, मनोज सिन्हा, मुकुंद कुमार या फिर महेंद्र सिंह। करेक्ट आंसर इज ए है, विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। इनके बारे में देखा जाए तो ये लेफ्टिनेंट जनरल जो कि सेवानिवृत्त हैं, विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। और ये अपने पद के तहत जो कि देश की रक्षा नीतियां और साथ ही साथ जो भी कुछ रणनीतिक विषय होंगे उससे संबंधित ये अपनी सलाह देंगे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को ये साझा करेंगे। ठीक है, इसके पहले देखा जाए तो विनोद जी खंडारे वर्ष 2018 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसे नियुक्त किया गया है, रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के पद पर नियुक्त जो किया गया विनोद जी खंडारे को किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस बैंक ने चेन्नई सुपर किंग के साथ पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज सी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं चेन्नई सुपर किंग और आईसीआईसीआई बैंक ने पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में देखा जाए तो ये देश का प्राइवेट सेक्टर का बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, और इससे चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी में एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाएगा, तो चेन्नई सुपर किंग्स आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड के रूप में इसे जाना जाएगा। और इसी के साथ साथ देखा जाए ये कार्ड जो है, इस कार्ड को प्रतिष्ठित टीमों के लाखों क्रिकेट प्रशंसकों के लिए विशेष सुविधाओं की एक श्रृंखला के साथ विकसित किया गया है। तो जितने भी जो चेन्नई सुपर किंग के जो वो होंगे क्रिकेट प्रेमी जो प्रशंसक होंगे, उनके लिए कुछ विशेष सुविधाओं के साथ इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है। नया कार्ड बैंक द्वारा पेश किए गए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के एक विशेष सेट में एक और अतिरिक्त है जो खेल प्रेमियों को अपनी पसंदीदा टीमों के साथ जुड़ने के साथ साथ क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाने में भी सक्षम होगा। तो जो ये क्रेडिट कार्ड लेगा वो ना सिर्फ अपनी पसंदीदा टीम के साथ जुड़ेगा, बल्कि वो इस क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो कुछ भी सुविधाएं दी हैं उसका वो लाभ भी उठा सकेगा। ठीक है, अगर हम देखें तो 4 साल पहले जो है आईसीआईसीआई बैंक ने इंग्लैंड के एक पेशेवर फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक का, तो देखिए सबसे पहले हमें इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1955 में और आईसीआईसीआई बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में, और इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो है बड़ोदरा गुजरात में। ठीक है, बड़ोदरा गुजरात में। और वर्तमान में देखा जाए इस बैंक के अध्यक्ष जो हैं वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं और एमडी सीईओ जो हैं वो संदीप बख्शी हैं। तो ये आईसीआईसीआई बैंक से संबंधित कुछ तथ्य था। और इसी के साथ साथ बताइए, अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में चर्चा किया था कि चेन्नई सुपर किंग का नया कप्तान बनाया गया है। किससे बनाया गया है, तो चेन्नई सुपर किंग जो कि एक आईपीएल की टीम है, इसकी कप्तानी जो है महेंद्र सिंह धोनी जी के द्वारा की जाती थी। अब उन्होंने अपनी कप्तानी किसे सौंप दी है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए पहला वन जीव बॉन्ड जारी किया गया है, WWF, IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर यूनेस्को। करेक्ट आंसर इज
माफ करिएगा सी है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है एक पहला वन जीव बॉन्ड जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है, अफ्रीका के जो काले गैंडे हैं जो कि संकटग्रस्त हैं उनको बचाने के लिए जो है इस बॉन्ड को जारी किया गया है। तो विश्व बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि इसकी शाखा है विश्व बैंक से संबंधित, इसने जो है ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उन प्रयासों का समर्थन करने के लिए एक वन जीव संरक्षण बॉन्ड, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को जारी किया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने किया है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखिएगा, राइनो बॉन्ड को जारी किया गया, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया। उद्देश्य है जो दक्षिण अफ्रीका में जो संकटग्रस्त जो राइनो हैं, जो गैंडे हैं, उनको बचाने के लिए किया गया है। यह बॉन्ड जो है यह 5 साल का $150 मिलियन का सतत विकास बॉन्ड है और इसमें वैश्विक पर्यावरण सुविधा से संभावित प्रदर्शन भुगतान भी शामिल किया गया है। ठीक है, यह बॉन्ड जो दक्षिण अफ्रीका में 2 संरक्षित क्षेत्र हैं, एक आप देखें तो एंडो एलिफेंट नेशनल पार्क, दूसरा देखा जाए तो ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व। इन 2 संरक्षित क्षेत्रों में जो काले गैंडे हैं उनकी आबादी को बचाने और उनको बढ़ाने में योगदान देगा ये बॉन्ड। ठीक है, तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है और इसका नाम क्या है, राइनो बॉन्ड है। और अगर हम विश्व बैंक की बात करें दोस्तों तो इसका जो गठन किया गया था जुलाई 1944 में किया गया था और जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वर्तमान में इसके जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास जो हैं वो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उपेंद्र मथारू, रितु खंडूरी, हेमंत सिंह या फिर रमापति शास्त्री। करेक्ट आंसर इज डी है, रमापति शास्त्री को उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा बनी और उसमें जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य भवन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं रमापति शास्त्री, इनको उत्तर प्रदेश विधानसभा के अस्थायी, देखिए प्रोटेम स्पीकर जो होता है ना वो अस्थायी होता है, इस पद पे इन्होंने शपथ दिलाई। प्रोटेम जो कि एक वर्ड है, एक लैटिन भाषा का ये शब्द है प्रोटेम, जो कि किससे लिया गया है, प्रो टेम्पोर। ठीक है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए, यानी कि अल्पकालीन समय के लिए। ये थोड़े समय के लिए होते हैं, जो अस्थायी समय के लिए होते हैं प्रोटेम स्पीकर, और इनको जो है नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। इनकी बात करें, रमापति शास्त्री जो है गोंडा के मनकापुर सीट से 18वीं विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं। ठीक है, देखिए अगर हम प्रोटेम स्पीकर की दोस्तों बात करें तो ये जो प्रोटेम स्पीकर होता है ना, ध्यान रखिएगा जब भी जो राज्यपाल है, जैसे लोकसभा, नई लोकसभा गठित होती है तो उस समय राष्ट्रपति, और यहाँ पे चूंकि हम राज्यों की विधानसभा की बात करें तो राज्यों में राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है ना, संविधान का एक अनुच्छेद है जिसको 180 क्लॉज 1, तो इसके तहत जो है वो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। अगर आपको पता हो कि जब भी लोकसभा हो या फिर विधानसभा है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो जब नई सदन निर्वाचित की जाती है, यानी कि जब नवनिर्वाचित सदन होती है उसकी पहली बैठक से ठीक पहले वो अपने पद को खाली कर देता है। ठीक है, तो इसके तहत क्या जाता है कि इसलिए जो अगर लोकसभा है, अगर नई लोकसभा गठित हो रही है तो उस केस में राष्ट्रपति, और अगर नई विधानसभा गठित हो रही है तो उस केस में राज्यपाल। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल सदन की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, हमने बताया राज्य के केस में 180, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा कि राष्ट्रपति जो है वो किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर, चूंकि उसमें डायरेक्ट नहीं दिया गया है, उस अनुच्छेद में कुछ ऐसी बातें की गई कि उन्हीं के तहत जो है उन शक्तियों के हिसाब से इन जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति उसका इस कार्य का निर्वहन करते हैं। अगर हम प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो देखिए सबसे पहले इसका कार्य क्या होता है। जो नए सदस्य चुने जाते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा, माफ करिएगा विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, उनको क्या करता है, शपथ दिलाता है। जो विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव कराने में कार्य करता है, फ्लोर टेस्ट का भी काम करता है, और साथ ही साथ अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित होने तक, ठीक है, सदन की गतिविधियों को जारी रखता है। ठीक है, और फिर साथ ही साथ जो सदन की कार्यवाही है उनको सुचारू रूप से चलाने का भी कार्य करता है। तो जब सदन का जो नया अध्यक्ष जब चुनाव हो जाता है तो प्रोटेम अध्यक्ष अपने पद को खत्म या फिर अपने पद को वो समाप्त हो जाता है, अपने पद के अध्यक्ष के पद से वो एक तरीके से प्रोटेम अध्यक्ष का पद वो समाप्त हो जाता है जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, तो यही है प्रोटेम स्पीकर। ध्यान रखिएगा, में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है एज अ पॉलिटी के लिए, तो ये प्रोटेम स्पीकर पद इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को दुबई के नज़दीक स्थित यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार या फिर सलमान खान? करेक्ट आंसर इज बी है, रणवीर सिंह को दुबई के नज़दीक स्थित है यस आइलैंड, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो दुनिया के ये प्रमुख वैकेशंस और इंटरटेनिंग जगहों में से एक ये है यस आइलैंड, और जो कि अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, वहाँ के इसने जो है बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रणवीर सिंह यस आइलैंड के डायनेमिक एटीट्यूड को पेश करते हैं और एक्टर जो है वो यस है खास वीडियो कैंपेन के जरिए एस आइलैंड की खासियतों के बारे में लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो एस आइलैंड जो कि किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा यूएई से संबंधित है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रणवीर सिंह को। और अगर हम यहीं पे बात करें यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी दोस्तों कौन से है, ये पर्शियन गल्फ में स्थित है जो कि अबू धाबी है। ठीक है, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। यहाँ के राष्ट्रपति देखा जाए, राष्ट्रपति या फिर शासक कह सकते हैं, तो खलीफा बिन जायद अल नहयान जो है वो यहाँ के यूनाइटेड अरब अमीरात के जो है राष्ट्रपति हैं। यहाँ पे चूंकि पर्शियन गल्फ आप देख रहे हो, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ को ओमान से कौन जोड़ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और अलग किसको कर रहा है, ईरान से ओमान को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के किन दिन देशों से जो है सीमा लगती है, यहाँ पे सऊदी अरब से सीमा लगती है और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पे इसकी ओमान से लगती है। ठीक है, और ये पर्शियन गल्फ बार बार मैं इतनी बार बोली हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ को किससे कनेक्ट कर रहा है, गल्फ ऑफ ओमान से, अलग किससे कर रहा है, ईरान को ओमान से। ठीक है, इसकी सीमा ध्यान रखिएगा। अबू धाबी किसकी राजधानी, यूनाइटेड अरब अमीरात की। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 30 सितंबर 2023, 30 अगस्त 2023, 31 जुलाई 2023 या फिर 30 जून 2023? तो इनके कार्यकाल को, जो कि नाटो के ये महासचिव हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, और इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जो कि कब तक के लिए, 30 सितंबर 2023 तक के लिए। ठीक है, इनके बारे में बात किया जाए तो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग के कार्यकाल को 30 सितंबर 2023 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अक्टूबर 2014 में ये नियुक्त किए गए थे और ये नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री थे स्टोल्टेनबर्ग, और इनको जो है नाटो महासचिव नामित किया गया था। सितंबर 2021 में इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, जो कि इस समय इनको बढ़ा दिया गया। अगर हम नाटो की बात करें यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, तो इसका जो गठन किया गया था वो 4 अप्रैल 1949 को किया गया था उत्तरी अटलांटिक संधि के तहत, जिसे किस संधि के तहत कहते हैं, वाशिंगटन संधि, क्योंकि वाशिंगटन में ही जो है इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, जिस कारण से इसको वाशिंगटन संधि भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वाशिंगटन संधि किससे संबंधित है, नाटो। नाटो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर हम यूक्रेन और रशिया के वार को देखें तो उसके केंद्र में भी नाटो रहा है। तो नाटो जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है अपने आप में। तो एग्जाम में संभावित है यहाँ से प्रश्न पूछा जाना, तो यहाँ पे वाशिंगटन संधि भी ध्यान रखिएगा। और ये इसके द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। मैंने आपको बताया था सामूहिकता के सिद्धांत यानी कि सामूहिकता रक्षा के सिद्धांत पर आधारित ये बनाया गया था, यानी कि अगर एक देश जो इसके सदस्य देश हैं और उन सदस्य देश के द्वारा जो है किसी अन्य देश के द्वारा अगर किसी एक पर आक्रमण किया जाएगा इसके सदस्यों में से, तो ऐसा माना जाएगा कि सभी देशों पर आक्रमण किया गया और वो सभी जो है एक साथ मिल करके उस आक्रमण का सामना करेंगे या फिर उसको प्रत्युत्तर देंगे। ठीक है, सामूहिकता के सिद्धांत पर आधारित है ये नाटो, और वर्तमान में इसमें 30 सदस्य हैं, और जिसमें से भी हाल फिलहाल में वर्ष 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया को नया सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम जो है, इनकी राजधानी ब्रुसेल्स नाटो का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक? करेक्ट आंसर इज डी है, पंजाब नेशनल बैंक, माफ करिएगा यहाँ पे सी। ठीक है, यहाँ पे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है क्या? यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ऑफलाइन पेमेंट की एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बिना इंटरनेट के ही डिजिटल पेमेंट को ये सुविधाजनक बनाएगा। ठीक है, ये जो फीचर, एक तरीके से ये फीचर फोन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये जो सुविधा है जिसका नाम है यूपीआई लाइट, यूपीआई लाइट। ठीक है, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लाइट। ठीक है,
यह यूपीआई का ही वर्जन होगा और इसे ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, यूपीआई लाइट भुगतान की जो लेन देन की ऊपरी सीमा होगी कितनी होगी, 200 रुपये तक की होगी। और ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए यूपीआई लाइट बैलेंस की कुल सीमा किसी भी समय जो है 2000 रुपये से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बिना किसी एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन के ही लोगों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बेस्ड डिजिटल पेमेंट की ये सहूलियत देगा। ये कौन सा जो आप लॉन्च किया गया है, यूपीआई लाइट। ठीक है, तो पेमेंट सोल्यूशन का ये नाम होगा क्या, यूपीआई लाइट। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसके वर्तमान एमडी और सीईओ कौन है, दिलीप असदे हैं और इसका जो मुख्यालय मुंबई है, गठन इसका 2008 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि रितु खंडूरी को किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर चुना गया है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा या फिर उत्तराखंड। करेक्ट आंसर इज डी है, उत्तराखंड की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर चुनी गई हैं रितु खंडूरी। ध्यान रखिएगा, इसलिए आप पे इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए उत्तराखंड का पीसीएस एग्जाम भी होने वाला है, अच्छे से पढ़ लीजिए, हो सकता है पूछा जा सकता है प्रश्न। तो उत्तराखंड विधानसभा के लिए श्रीमती रितु खंडूरी भूषण निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, श्रीमती भूषण राज्य की 5वीं विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। ठीक है, अगर देखें ये 5वीं विधानसभा है उत्तराखंड की, और इनके देखा जाए तो खंडूरी उत्तराखंड के 6वें विधानसभा अध्यक्ष के पद पर पीठासीन होंगी। ठीक है, ये 6वीं विधानसभा अध्यक्ष होंगी और 5वीं विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए हम उत्तराखंड की बात करें तो ये देखिए भारत का मैप है और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उत्तराखंड किसके, यानी कि जो है आप यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश के जस्ट उत्तर में। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड, जिसकी सीमा एक देखा जाए 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और साथ ही साथ यहाँ पे जो राज्यों की सीमा है, जिसमें इसके उत्तर में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, इधर से देखा जाए हरियाणा और उत्तर प्रदेश की इसकी सीमा लगती है राज्यों से। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल और चाइना से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देखिए देहरादून है। वर्तमान में जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो गुरमीत सिंह जो यहाँ के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड की दोस्तों बात किया जाए तो यहाँ के भी हाल फिलहाल में नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, जो कि पहले भी थे पुष्कर सिंह धामी, इनको दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है और ये उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने 23 मार्च 2022 को शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, और अगर हम उत्तराखंड की दोस्तों बात करें तो उत्तराखंड का जो गठन किया गया था 9 नवंबर को किया गया था, वर्ष 2000 में किया गया था। उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था वर्ष 2000 में, और वर्ष 2000 से लेकर के 2006 तक जो है इसका नाम क्या था, उत्तरांचल नाम था, और वर्ष 2007 में इसका नाम उत्तराखंड किया गया था। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और 27वें राज्य के रूप में ये स्थापित किया गया था उत्तराखंड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि उत्तराखंड में कितने जिले हैं वर्तमान में और कितने मंडलों में बटा है, कितने मंडल हैं और कितने जिले हैं उत्तराखंड में। ठीक है, खासकर जो लोग उत्तराखंड के पीसीएस देने जा रहे होंगे ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, उत्तराखंड का हिस्ट्री पढ़ लीजिए अच्छे से, वहाँ के मंडल के बारे में पढ़ लीजिए, कितने मंडल हैं, किन किन मंडलों में कौन कौन से जिले आते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा कम लागत वाला स्मार्ट वेंटिलेटर जीवन लाइट विकसित किया गया है, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी हैदराबाद। करेक्ट आंसर इज डी है, आईआईटी हैदराबाद के द्वारा कम लागत वाला स्मार्ट वेंटिलेटर जीवन लाइट विकसित किया गया है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी हैदराबाद ने कम लागत वाला, ध्यान रखिएगा, लिथियम आयन बैटरी से संचालित, लाने ले जाने में सुविधाजनक और साथ ही साथ इंटरनेट से चलने में सक्षम वेंटिलेटर को विकसित किया, और इस वेंटिलेटर का नाम क्या है, जीवन लाइट। आपसे पूछा जा सकता है कि किस संस्था के द्वारा जीवन लाइट नामक वेंटिलेटर को विकसित किया गया है, जो कि आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। ठीक है, इसमें देखा जाए इसके जो उद्घाटन किया गया है तो वहाँ के तेलंगाना की जो राज्यपाल हैं डॉक्टर ठीक है तमिलिसई सौंदरराजन ने इसका उद्घाटन किया है। और इस वेंटिलेटर को देखा जाए, जो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन से ऐप के माध्यम से भी इस वेंटिलेटर को नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन लाइट को व्यावसायिक रूप से भी उपलब्ध होगा और एक बार अगर आप चार्ज कर लिए तो ये 5 घंटे तक निर्बाध रूप से संचालित होता रहेगा, और इसकी कीमत देखिए 4 लाख है। वैसे जो वेंटिलेटरों की मार्केट में कीमत वगैरह होती है 10 से 12 लाख ऐसे आता है, लेकिन ये 4 लाख में होगा। ठीक है, और ये देखा जाए एक बार जो है चार्ज कर देने पे ये 5 घंटे तक चलता रहेगा। मोबाइल फ़ोन से भी इसको आप नियंत्रित कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। ठीक है, तो जीवन लाइट जो है एक वेंटिलेटर है जिसको आईआईटी हैदराबाद के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। ठीक है,
आते हैं अंतिम प्रश्न पे हमारे, और हाल ही में किस देश के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका? करेक्ट आंसर इस बी है, ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ, और इन्होंने इतिहास रचते हुए सबसे तेज़ 8000 रन बनाने वाले ये खिलाड़ी बन गए टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के ये क्रिकेट टीम के ये उप कप्तान है, साथ ही साथ ये स्टार बल्लेबाज हैं। स्टीव स्मिथ ने पाकिस्तान के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज़ में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज इन्होंने 8000 रन पूरे करने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने देखिए किसका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इन्होंने सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले श्रीलंका के पूर्व कप्तान जिनका नाम है कुमार संगकारा, उनको इन्होंने पीछे छोड़ा है। कुमार संगकारा की बात करें तो ये 91वें टेस्ट की 152वीं पारी में इन्होंने 8000 रन बनाया था, लेकिन स्टीव स्मिथ में ये उपलब्धि जो है 85वें टेस्ट में ही 151वें पारी को खेलते हुए इन्होंने 8000 रन पूरे कर लिए। ठीक है, तो इन्होंने देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर खेल जगत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो स्टीव स्मिथ जो है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके खिलाफ खेल रहे थे, तो पाकिस्तान के खिलाफ ये खेली जा रही जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें इन्होंने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, आते हैं आज के प्रश्न पे, और हमारा प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? ठीक है, तो शपथ किस अनुच्छेद के साथ जो है शपथ ग्रहण किया जाता है, अनुच्छेद बताइए आप। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स से संबंधित जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।